हेलो दोस्तों, मैं सिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग के यूट्यूब के लेक्चरों की सीरीज़ चल रही है, ये लेक्चर काफ़ी दिन बाद आ रहा है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के एक रूप की, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? नॉर्मल फोर्स, या इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब बल। ऐसे हम लोग और भी बलों पढ़ेंगे एक एक करके। अभिलंब बल, फिर हम लोग पढ़ेंगे तनाव बल या टेंशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। एक एक करके समझेंगे। तो नॉर्मल फोर्स या अभिलंब बल हम लोग पहले समझते क्या है अभिलंब बल, किस तरह से अप्लाई होता है, क्या डायरेक्शन होगी, कब अप्लाई होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम फोर्स की बात करें तो हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखनी है कि पहला तो फोर्स का वैल्यू कितनी है, परिमाण कितना है, फोर्स किधर लग रहा है और फोर्स कहाँ लगाया गया है। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो इन तीन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। पहला हम ध्यान रखेंगे फोर्स का परिमाण कितना है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है। और क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, दिशा किधर है। और तीसरी चीज़ हम बात करेंगे फोर्स कहाँ लग रहा है, किस बिंदु पर फोर्स लगाया गया है। इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। कहाँ पे अप्लाई किया गया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बात ये समझने की है बच्चों कि परिमाण हम पता करेंगे कितना बल लगाया गया, हम ये देखेंगे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लगाया गया, और तीसरी चीज़ देखेंगे कहाँ पर लगाया गया। जैसे आप ऐसे समझो कि उदाहरण के लिए कि मान लो कि ये कोई वस्तु है, ऐसे है ना, सपोज करो, और ये ऐसे रखी है ना, और इस पे अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं, यहाँ लगाएं तो ये देखो लगेगी एकदम श्योर। और यहाँ लगाएं तो ये घूम रही है, यहाँ लगाएं तो घूम रही है, वही फोर्स। और यहाँ लगाएं तो चल रही है कि नहीं कुछ अच्छा। तो हमको यही समझना है कि कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ जानना है, किधर लगा रहे हैं, ये चीज़ जानना है, और कहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं कि यहाँ लगा रहे हैं कि यहाँ लगा रहे हैं। इस बात पर भी डिपेंड फोर्स करेगा कि बॉडी कैसे मोशन कर रही है। ध्यान समझो, तो जब हम इधर लगा रहे हैं तो बॉडी घूम रही है, क्यों घूम रही है, क्या कारण है, वो सब समझेंगे। यहाँ लगा रहे हैं तो बॉडी चल रही है सिर्फ। तो ये जो है तीसरी चीज़ जो बात हम करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, ये हम लोग घूर्णन गति में करते हैं। कहाँ करते हैं? घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन में। कहाँ करते हैं हम लोग इसकी बात? रोटेशनल मोशन। तो अभी हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे कि कहाँ पर लगा रहे हैं। जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, घूर्णन गति पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ की बात करेंगे। तो बच्चों जब भी आप दिमाग में रखना, तो हम लोग को फोर्स पे तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। परिमाण यानी किधर, मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, डायरेक्शन यानी किधर लगा रहे हो, और कहाँ पर लगा रहे हो, ये भी बात समझ में आ रही मेरी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की। तो नॉर्मल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल फोर्स हम जानते क्या है नॉर्मल फोर्स के बारे में, कि ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों? एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है, यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तब ये बल महसूस होता है। अच्छा जी, इसका मतलब है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तब ये बल महसूस होगा। अच्छा, संपर्क में आएंगी तो दूसरी पॉइंट है कि ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले विद्युत चुंबकीय बलों पर निर्भर करता है। ये एक प्रकार का कैसा बल है? विद्युत चुंबकीय बल। अब विद्युत चुंबकीय बल आप अभी नहीं समझ पाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स ये हम लोग 12th में पढ़ते हैं कि चार्जेस हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला क्यों जाता है कि जब जैसे मान लो मेज पर
हमने ये वस्तु रख दी मेज पे, जब हमने ये वस्तु रखी तो मेज के मॉलिक्यूल्स, मेज के अणु या परमाणु और इस वस्तु के परमाणुओं के बीच में क्योंकि अणु और परमाणु आवेशों से मिलके बने होते हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा आवेशों के कारण, तो ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है। इसी बल के कारण ये इसको खींचेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो बल है, संपर्क बल है, ये वास्तव में एक प्रकार का कैसा बल है, विद्युत चुंबकीय। किस नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी विद्युत चुंबकीय नेचर का है। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा। तीसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये कांटेक्ट फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो दिशा हमेशा इस प्रकार से होगी कि ये हमेशा ढकेलेगा। क्या करेगा? ये हमेशा ढकेलेगा, यानी पुशिंग नेचर का होगा। मतलब हमेशा इस प्रकार से ये बल लगेगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा कि जैसे लगेगा ये वस्तु क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। जैसे हम आपसे कहें कि ये बल है, तो हमेशा इस प्रकार लगेगा कि ढकेलेगा, खींचेगा नहीं। आप वस्तु देखो, अच्छा कौन किसके द्वारा लगा? इसके द्वारा। ये इस पर कब ढकेल सकता है? तो धक्का देने की जो दिशा होगी, वो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो अभिलंब बल की दिशा होगी। मैंने क्या बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर हम कहें ये वस्तु इस वस्तु के संपर्क में है, तो ये दोनों के संपर्क में है, तो अगर हम इस पे कहें ए पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? बी के द्वारा। मेरी बात को समझना, ए पर बल लग रहा है बी लगा रहा है ए पर, तो बी कैसे लगा सकता है ए पर? धक्का देके। तो यही दिशा नॉर्मल होगी। अभी हम लोग बात करेंगे इस पर, तो ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा। अच्छा जी, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख गए? हम लोगों ने सीखा कि एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है, पहली चीज़। फिर हम लोगों ने सीखा अच्छा ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल ही लगता है दो अणुओं के बीच। वास्तव में जब दो वस्तुएं जब आपस में संपर्क में आती है, तो दोनों के अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिस वजह से ये बल महसूस होता है, इसलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय नेचर का है। तीसरा, ये इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा इस प्रकार होगी कि वो हमेशा वस्तु को क्या करेगा? ढकेलेगा। पुशिंग नेचर का है। कैसा नेचर का है? पुश। जैसे हमने फोर्स की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये दो तरह होते हैं, पुश और पुल इज अ फोर्स, पुश एंड पुल ऑफ फोर्स। तो वी कॉल इट पुश। जब ढकेलने का जो नेचर होगा दैट इज नॉर्मल फोर्स। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि अब हम दो वस्तुएं आपस में संपर्क में मान लो आ रही हैं, ऐसे समझो, मान लो कि एक मेज है ये। अगर हम देखो बात को समझो, मान लो कि हमने इस मेज पे ये किताब रख दी, ये एक बुक है और ये एक मेज है। ये क्या है? मेज है, ठीक है। ये ऐसा मेज है। तो ये मेज रखी, किताब एक मेज पे रखी है। अगर हम इसके संपर्क को ध्यान में देखें और इसको जूम करके देखें, कैसे देखें? जूम मतलब बड़ा करके देखें, बहुत दोनों की जूम करके, तो वास्तव में एकदम सरफेस फ्लैट तो होंगे नहीं, तो आपस में ये इस तरह के कुछ कांटेक्ट में होंगे, ऐसे ऐसे। एक ये बुक का सरफेस होगा, है ना, और ये नीचे जो मेज का सरफेस होगा, ऐसे ऐसे। ये मेज वाला सरफेस है, और ये किसका सरफेस है? बुक का सरफेस है। अगर आप ध्यान से सोचो तो इनके बीच के ये मॉलिक्यूल का अट्रैक्शंस होगा, ये अट्रैक्शंस होगा, ये अट्रैक्शंस होगा, तो ये इस पे इधर लगेगा, ये इस पे इधर लगेगा, ये इस पे इधर लगेगा। ये सब नॉर्मल फोर्स के पार्ट हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, तो एक तरह का ये नॉर्मल फोर्स होगा। लेकिन जब हम इसको ओवरऑल देखते हैं ना, जूम करके नहीं, जब हम इसको ओवरऑल देखते हैं, तो इन सभी बलों का जो परिणामी आता है इस दिशा में, वो हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। मेरी बात को समझो बच्चों, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो ये बहुत डायरेक्शंस में नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे, जैसे समझ लो, क्योंकि ये वास्तव में तो रफ सरफेस होंगे ना, ये सरफेस हमको रफ जैसे दिखेंगे ना, अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो ये जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी, हर पॉइंट को अगर हम देखें और दोनों के बीच में इनको रिपल्सन और अट्रैक्शंस की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल है, तो ये इधर होगा, ये इधर होगा। लेकिन इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे इसका रिजल्टेंट निकाले तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसका रिजल्ट निकाले एक इधर आएगा, तो एक इधर आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट जो ऊपर की तरफ होगा वो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स इन दोनों सरफेस जो आपस में संपर्क में है, इन दोनों संपर्क सतह जो एकदम फ्लैट दिख रही है,
इसके लंबवत लगने वाले बल नॉर्मल फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फोर्स क्या है? इसीलिए इसका नाम अभिलंब बल पड़ा, क्योंकि ये संपर्क तल के लंबवत लगता है, इसीलिए इसको हम नॉर्मल या अभिलंब बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल फोर्स या अभिलंब बल। तो ये क्योंकि संपर्क सतह के लंबवत बल लगता है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स या अभिलंब बल कहते हैं। मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है ना? एकदम क्लियर कट होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने सीखा कि नॉर्मल फोर्स वास्तव में कैसा बल है? विद्युत चुंबकीय बल है, और जो इनका परिणामी लगता है वो उस तल के लंबवत लगता है, इस तरह की लगता है। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज और सीखा कि जो अभिलंब बल होगा वो हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगेगा। जैसे अगर हम कहें कि मान लो ये मेज है ना, और यहाँ पे ऐसे ही किताब रखी है, तो जाहिर सी बात है ये मेज किसी न किसी अर्थ पे रखी होगी। ये मान लो अर्थ है, मेरी बात समझना अच्छे से, एकदम क्लियर कट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अर्थ है, ये मेज रखी है ऐसे इस पर, और ये किताब रखी है। तो अर्थ, इसका मान लो द्रव्यमान अगर m है, तो अर्थ इसको किधर खींच रही होगी? केंद्र की ओर खींच रही होगी, mg से। देखना, कंफ्यूज मत होना, एकदम ध्यान से। ये जो बल लगा रहा है mg, ये मेज नहीं लगा रही है। मेज लगा रही है क्या? नहीं। कौन लगा रहा है? अर्थ। किस पर लगा रहा है? इस किताब। मेज पर भी लगाया गया, मेज का अपना द्रव्यमान होगा, तो हम ये मेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किताब की। तो ये किताब का अगर द्रव्यमान m है तो बल लगता है mg, है ना? तो ये किताब पर नीचे की दिशा में बल लगेगा mg। कौन लगा रहा है? अर्थ। अर्थ ही तो खींचती है ना। अब सोचने वाली बात है, ये जो mg लगा रहा है इसकी वजह से ये मेज आ गई इसके रास्ते में। आप सोचो, अगर ये अर्थ होता और ये किताब हवा में होती तो नीचे तब भी mg लगता, तब भी ये अर्थ होता। अर्थ क्योंकि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें दो, जैसे ये चौक है और जमीन है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी ये जा रहा है ना, तो mg तो लगेगा ही ना। अगर चाहे दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हो या ना हो, तो ये mg लगेगा, ये mg वही लग रहा है। लेकिन इसी के रास्ते, अगर सोचो ये मेज नहीं होती, ये मेज नहीं है इसमें ना, मेज नहीं है, तो ये किताब नीचे गिरने लगेगी। जैसे ही, क्योंकि मेज इसके रास्ते में आ गई, क्योंकि मेज इसके रास्ते में आ गई, तो ये mg से इस मेज को दबाएगा। दबाएगा कि नहीं? तो यानी mg बल से, mg फोर्स से, mg फोर्स से बुक टेबल को प्रेस करेगी, दबाएगी कि नहीं? बोलो, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं, दबाएगी। इसी दबाने को या इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि ये मेज पर या टेबल पर नॉर्मल फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? नॉर्मल फोर्स लगा रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कंफ्यूजन मत पालो, हम ये कह रहे हैं ये mg वास्तव में अर्थ लगा रहा है, लेकिन इसके रास्ते में, जैसे अगर हम कहें चौक को रख दिया तो इस चौक पे mg लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ को वो mg महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा हाथ उसको रोके हुए है। तो हम कहेंगे ये चौक मेरे हाथ पर mg से दबा रही है। अब चूंकि ये चौक कहीं जा नहीं रही है, इसका मतलब है कि मेज भी इस बुक को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी। इसको हम बोलेंगे अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स। इसको n से दिखाएंगे क्योंकि नॉर्मल नाम होता है। तो नॉर्मल फोर्स जो कौन लगा रहा है? मेज। अब ये मेज लगा रही है, अर्थ नहीं लगा रहा। मेज लगा रही है किस पर? बुक पर। किधर? ऊपर की दिशा में। यहां पे लग रहा है क्या नॉर्मल? यहां पे नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि यहां मेज है ही नहीं। एकदम क्लियर कट दिमाग में बसा लो,
लेकिन चूंकि यहाँ मेज पर रखी है तो ये मेज को mg से दबाएगा, तो मेज भी इस बुक को ऊपर दिशा में लगाएगी बल n, जिसे अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स कहेंगे। इसका मतलब है अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम यानी FBD बनाएं, किसका FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा है, इस बुक का किसका बनाएं, बुक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं, ये बुक है तो याद करो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम उन बलों को लेते हैं जो बल उस बुक पर लग रहे होते हैं, उन बलों को नहीं लेते जो उस बुक द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें इस बुक मेज पर लगा रही है अभिलंब, जिसको हमने mg कहा, बुक मेज पर लगा रही है mg, लेकिन वो वाला नॉर्मल फोर्स हमें नहीं लेना है, हमें वो फोर्स लेना है जो फोर्स बुक पर लग रहे हैं FBD में। अगर हम देखें ध्यान से तो क्या नीचे mg लग रहा है बुक पर, कहोगे सर हाँ लग रहा है। कौन लगा रहा है सर, अर्थ लगा रही है। ये mg कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। दूसरा अगर हम कहें अच्छा मेज भी तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही है, हाँ सर लगा रही है। कौन लगा रहा है, ये n लगा रहा है टेबल, और ये कौन लगा रहा है, अर्थ। कंफ्यूज मत होना, ये एक नॉर्मल फोर्स बुक मेज पर लगाएगी, वो वाला नॉर्मल फोर्स हमें नहीं लेना है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। हमें वो फोर्स को लेना है जो फोर्स इस बुक पर लग रहे होंगे। तो बुक एक अर्थ लगा रहा है, ये mg, एक क्योंकि टेबल रास्ते में आ गई तो टेबल ने ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाया n, तो ये नॉर्मल फोर्स। अब अगर हम लोग आगे याद करो FBD डायग्राम उन्होंने पढ़ा था, समझा था, तो अगर हम कहें क्या न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं मोशन कर रहा है, नहीं सर, ये तो टेबल पे रखा हुआ है। अगर टेबल पे रखा है तो इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। याद करो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स भी क्या होगा, 0। अगर टोटल फोर्स 0 है तो जितना बल ऊपर लग रहा होगा उतना बल नीचे लगेगा। इसका मतलब n बराबर होगा mg के। इस तरह से देखो हमें आ गया कि यानी टेबल इस मेज पर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है, mg के बराबर। कंफ्यूज मत होना, n mg के बराबर होगा ऐसे नहीं कहना है हमें, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं। अभी हम लोग आगे देखेंगे n हमेशा mg के बराबर नहीं होता है मित्रों। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एकदम क्लियर कट मैंने समझा दिया नॉर्मल फोर्स किस तरह से लेना है। डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल इज अपवर्ड डायरेक्शन। द फोर्स नॉर्मल फोर्स बाय द बुक ऑन द टेबल इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज n। अब क्योंकि ये mg से ही दबा रहा है तो जाहिर सी बात है ये n mg के बराबर होगा, लेकिन हम बात करेंगे इसकी। बात समझ में आ रही है, मिटाता हूँ। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि और भी क्या क्या और भी कैसे कैसे हो सकते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में समझते हैं। मान लो कि एक सवाल लगाते हैं फिर उसके बाद आगे देखेंगे। मान लो ऐसे कोई रखी है, एक वस्तु A रखी, एक वस्तु ये B रखी, मान लो B, ठीक है। इसके और इसके संपर्क सतह है, एक संपर्क सतह इसकी, ये अर्थ है। एक ब्लॉक A रखा है, एक ब्लॉक B रखा है, ठीक है। और इसके बीच में एक संपर्क सतह है, तो यहाँ मान लो नॉर्मल फोर्स N1 लग रहा है और यहाँ मान लो N2 लग रहा है। अब हम एक एक चीज़ को सीखेंगे कि N1 किधर लगेगा, N2 किधर लगेगा, दोनों के बीच में लगेगा, जाहिर सी बात है। इसके मास को हम मान लेते हैं MA MB और इसके मास को मान लेते हैं MA, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे समझो, एक तो ये अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी,
MBG से खींचेगी कि नहीं खींचेगी? अच्छा, एक अर्थ खींचेगी और एक ये A लगाएगा, B पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, N1 लगाएगा, ठीक है। अब यही जब N1 लगाएगा तो B भी N को MBG से ही दबाएगी। एक तो नीचे की तरफ ये लगेगा, एक तो A पे लगेगा MAG, एक अर्थ इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी N2 लगाएगी, और एक नीचे की तरफ हाँ बस ठीक है, इतने फोर्स अलग अलग बनाएंगे, समझेंगे। अब हम अलग अलग FBD बनाते हैं। एक हम बनाएंगे FBD, पहला बनाएंगे A ब्लॉक पर, A ब्लॉक पर। तो A ब्लॉक पर अगर हम FBD बनाएं तो A ब्लॉक पहले बना लेते हैं ऐसे। A ब्लॉक पर अगर हम देखें तो हम वो बलों को पहचानेंगे जो बल उस ब्लॉक पर लग रहे होंगे, उस ब्लॉक द्वारा नहीं। तो उस ब्लॉक A ब्लॉक पर कौन कौन से बल लग रहे हैं देखो। एक तो अर्थ लगा रही है नीचे की तरफ MAG, बोलो लगा रही है? हाँ सर ये लगा रही है। एक ब्लॉक B इसको दबा रहा होगा। कौन दबा रहा है? ब्लॉक B। किधर दबा रहा है? नीचे। कितने से? N1 से। अरे अगर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ लगाएगा N1 और यही N1 ऊपर लगेगा, बात समझ में? N1 से दबा रहा है। और एक अर्थ एक A पर लगाएगी नॉर्मल फोर्स ऊपर की दिशा में N2, और कोई बल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कहें क्या ये ब्लॉक कहीं ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं सर, ये तो रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो नेट फोर्स सर 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का सर मतलब है कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना नीचे, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है सर। तो ऊपर सर लग रहा है N2 और नीचे सर लग रहा है ये 2 फोर्स, यानी N1 लग रहा है प्लस MAG लग रहा है। तो एक समीकरण ये आ गया। दूसरा, अगर हम B ब्लॉक के लिए FBD बनाएं, B ब्लॉक पर बनाएं FBD, तो B ब्लॉक पर अगर हम FBD बनाएं तो B ब्लॉक बना लो पहले, फिर फोर्सेस पहचानो। B ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो अर्थ लगाएगी MBG, हाँ सर लगाएगी। MBG लगाएगी एक, हाँ लगाएगी सर। एक A ब्लॉक उस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा N1, हाँ लगाएगा सर। क्या और कोई लग रहा है? सर नहीं लग रहा है। क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है? नहीं सर। इसका मतलब एक्सेलरेशन सर 0, हाँ। इसका मतलब नेट फोर्स भी 0, हाँ। जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे, हाँ। ऊपर लग रहा है N1, नीचे लग रहा है MBG, यानी N1 बराबर है MBG के, हाँ सर एकदम सही। अब सर इसको यहाँ पे क्या रख सकते हैं? हाँ रख दो। तो N2 बराबर M1 का मान, N1 का मान MBG, तो आ जाएगा MBG प्लस MAG। इस तरह से हम N2 भी निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ रही? एकदम क्लियर कट होगा किस तरह से ब्लॉक्स के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो घर पे 3 ब्लॉक वाले। मान लो एक ब्लॉक ये रखा, एक ब्लॉक ये रखा, एक ब्लॉक ये रखा, एक ब्लॉक A, एक ब्लॉक B, एक ब्लॉक C। मान लो यहाँ नॉर्मल फोर्स N1 है, इनके बीच नॉर्मल फोर्स N2 है, इनके बीच नॉर्मल फोर्स N3 है। तो N1, N2 और N3 का मान बताना है। इसका द्रव्यमान मान लो MC, इसका द्रव्यमान मान लो MB, इसका द्रव्यमान मान लो MA, मतलब इसका मास MA, इसका मास MB, इसका मास MC। इस पे नॉर्मल फोर्स N1, इस पे नॉर्मल फोर्स M2, इस पे नॉर्मल फोर्स N3, N1, N2, N3 ज्ञात मान निकालना है। ट्राई करना हो जाएगा, एकदम सिंपल। मिटा दें, चलो। ऐसे अलग अलग FBD बनाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इजीली कर लोगे क्वेश्चन। अच्छा, अगर सरफेस इस तरह का तब क्या होगा? नॉर्मल फोर्स, जैसे मान लो कह दे कि एक आनत तल है, इसको इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं आनत तल। इंक्लाइंड सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पर झुका हुआ है, आनत तल है, और इस पर कोई ब्लॉक रख दो, तो देखो एक चीज तो एकदम क्लियर कट दिमाग में बसा लो
कि हमेशा जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दोनों संपर्क सतहों के लंबवत होगी। इसमें ज़्यादा विचार नहीं करना, मतलब अगर ये तल इस पर किधर फोर्स लगाएगा तो इसके 90 डिग्री पे लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा संपर्क सतह को देखना है। ये नहीं कि हाँ हमेशा इसके परपेंडिकुलर। संपर्क सतह ये है तो इसलिए परपेंडिकुलर ये होगा। एकदम क्लियर कट होना। डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर इस सतह के द्वारा इधर फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। हमने आपसे कहा था हमेशा फोर्स इस तरह की होगी कि वो ढकेले बॉडी को। तो बॉडी को ऐसे तो ढकेल नहीं सकता ना, खींचेगा ये, तो ढकेल कैसे सकता है? अधर की तरफ, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स उधर लगेगा। अब आपसे जैसे इसमें अगर हम ध्यान समझे तो यहाँ पे नीचे की तरफ कितना लगेगा, मान लो इसका मास m है तो mg लगेगा। तो आपसे पूछ ले बताओ नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, आपसे n का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? देखो मान लो मास दिया है m, थीटा एंगल दिया है, तो आप अगर ये थीटा दिया है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। कैसे निकालोगे? देख लो, थीटा 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल में देखो ध्यान से, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, वही थीटा लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा। अगर ये mg है तो क्या इसको हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक इधर और एक इधर। एक इधर हो जाएगा mg को, हमें याद करो बताया था जिसके साथ एंगल दिया है उसका कॉस होता है थीटा, mg कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा mg साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? अब क्योंकि अच्छा बताओ, आप सोचो जरा, ये जो बॉडी है ये सरफेस पे ही तो आगे पीछे करेगी, ऐसे ऐसे भागेगी, इधर इधर तो भाग नहीं रही है। हम इस डायरेक्शन को देखें और इस डायरेक्शन को देखें, तो क्या बॉडी इधर इधर जाएगी? हाँ सर जाएगी। क्या इधर इधर जाएगी? नहीं सर, इधर इधर नहीं जाने, अभी तो नहीं जा रही है सर इधर इधर। तो हम कहेंगे कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हाँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है, इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन सर नहीं है। हाँ सर नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर की तरफ कितना है इस डायरेक्शन में? n, और नीचे की तरफ mg cos थीटा, यानी n बराबर होगा mg cos थीटा के। बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर कट होगा, ज़्यादा सोचना नहीं। मिटा दें, रफ कर दें। चलो एक सवाल और लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि एक तल है, ऐसे रखा है, एक बॉडी रखी है और इसका मास कुछ मान लेते हैं 5 किलोग्राम का है, मान लो बॉडी, ठीक है। और इस पर एक बल इधर लगा रहे हैं 37 डिग्री पर, 37 मान लो, हाँ तो 37 डिग्री पर 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ, जाहिर सी बात है इस पे नीचे कितना बल लगेगा? बल 5G, और ऊपर लगेगा नॉर्मल n। तो आपसे n का मान पूछ रहा है। ये फोर्स, इतने फोर्सेस लग रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखो कि जाहिर सी बात है अगर हम इसको इधर बल लगा रहे हैं तो ये बॉडी इधर, बॉडी जा किधर रही है? इस दिशा में, ये एक्सेलरेशन इधर जा रही है, तो इधर जा रही है, तो इस दिशा में एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसलिए इस दिशा में नेट फोर्स क्या होगा? 0, पहली चीज। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो इस डायरेक्शन में इधर, अच्छा यहाँ 37 से परेशान ना होना, ये अगर 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। अगर ये 37 डिग्री एंगल है तो ये 3, ये 4 और ये 5। तो इधर अगर कंपोनेंट लें तो आ जाएगा 10 cos 37। cos 37 का मान यहाँ से देखो, आधार बटे कण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 5 से कटेगा 5 2 जा तो 4 जाएगा, तो 8 न्यूटन इधर आ जाएगा। और इधर कंपोनेंट लोगे तो 10 sin 37, sin 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 न्यूटन। अगर इसका हम FBD बनाएं, क्या बनाए FBD, तो ब्लॉक ये है, नीचे की तरफ लग रहा है 5G, हाँ सर लग रहा है, ऊपर लग रहा है N, और ऊपर लग रहा है 6 न्यूटन, आगे लग रहा है कितना? 8 न्यूटन,
बस। क्या और कोई फोर्स लग रहा है? सर नहीं। क्या बॉडी ऊपर नीचे जा रही है? सर नहीं, ऊपर नीचे नहीं जा रही। तो ऊपर नीचे की दिशा में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। हाँ सर। तो नेट फोर्स 0? हाँ सर। ऊपर की दिशा में फोर्स कितना है? n+6, n+6। नीचे की दिशा में 5g, 5g को लिख सकते हो 50 न्यूटन, 5 × 10, 10 पर 50 न्यूटन। तो यहाँ से आ जाएगा n कितना आ जाएगा? 44 न्यूटन। ये न्यूटन है, कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल फोर्स है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला? क्या नॉर्मल हमेशा 5g के बराबर है? वो हमेशा ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा। अभी हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे ना, तो 8a से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ऐसे करने के लिए बता दें, कितना आगे की तरफ फोर्स लग रहा है? 8 न्यूटन। फोर्स बराबर होता है m × a। फोर्स बराबर क्या होता है? m × a। फोर्स कितना आगे की तरफ कितना लग रहा है? 8। आगे की तरफ गाड़ी जाएगी, क्या और कोई फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में? नहीं। तो कुल फोर्स 8 ही है। बराबर द्रव्यमान कितना है इसका? 5। तो 5 और एक्सेलरेशन अभी निकालना है। तो a आ जाएगा 8/5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आएगा? मिटाते हैं। मान लो कि और सीखते हैं और नॉर्मल फोर्स के बारे में समझते हैं। मान लो कि ऐसा कोई सरफेस है, और यहाँ पे कोई बॉल रख दी गई है। क्या रख दी गई है? बॉल। ऐसे। तो हमेशा हमें देखना है कि इनके बीच में संपर्क सतह ये है और संपर्क बिंदु ये है। तो इस पे डाला गया जो लंब होगा वो जाहिर सी बात है सेंटर से पास होगा इसके, तो इधर लगेगा अभी n1, और ये ऐसे ही इधर लगेगा अभी n2। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कभी n1 n2 पूछ ले, मान लो इसका द्रव्यमान m दे दे इस बॉल का, और आपसे पूछ ले बताओ n1 n2 क्या होगा अगर इसके एंगल दे दे, ये थीटा, ये भी थीटा, मान लो ऐसा कुछ दे दे, तो कैसे निकालोगे? देखो, अच्छा देखो, ये इस पर टच कर रहा है, यानी ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। अच्छा ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो रेडियस इसके 90 होता है। तो ये 90, ये थीटा, ये एक रेक्टेंगल, तो 90, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। तो इस पर अगर लंब डालें तो ये हो जाएगा थीटा। बोलो समझ में आया? एक बार फिर से देखो, ये थीटा, ये 90, तो इस ट्रायंगल में ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब देखो ये और ये शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा, इसी तरह से ये भी थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अच्छा अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगर हम एक लंब डालें तो ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? थीटा। अच्छा अगर ये थीटा है तो इसके कंपोनेंट इधर जाएंगे, n1 cos थीटा, और ऊपर जाएगा n1 sin थीटा। ऐसी तरह से n2 वाले ले लो, इस दिशा में कंपोनेंट जाएगा n2 cos थीटा, और इस दिशा में कंपोनेंट जाएगा n2 sin थीटा। तो अलग से बॉल बना लें ताकि क्लियर कट हो कि फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। मान लो ये बॉल है, तो इस पे है एक, इधर n1 था, तो इधर एक कंपोनेंट आया n1 cos थीटा, इधर आया n2 cos थीटा, और इधर लग रहा है n1 sin थीटा, और इधर ही लग रहा है n2 sin थीटा, और नीचे लग रहा है इस बॉल पर mg। तो नीचे लग रहा है mg। क्या ये बॉल कहीं जा रही है, किसी भी दिशा में जा रही है? नहीं, ऐसे टिकी हुई है इस बॉल पर। तो जाहिर सी बात है अगर टिकी हुई है तो इस दिशा में एक्सेलरेशन 0 और इस दिशा में भी एक्सेलरेशन 0। तो दोनों डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0, तो दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लेके चलेंगे। तो दोनों इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो आगे की तरफ फोर्स इतना, पीछे की तरफ फोर्स इतना। इसका मतलब है दोनों क्योंकि आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, तो n1 cos थीटा बराबर होना चाहिए n2 cos थीटा के। तो यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों नॉर्मल फोर्स बराबर लगेंगे, n1 बराबर होगा n2 के। पहली चीज़ मतलब ये दोनों नॉर्मल फोर्स बराबर होंगे। दूसरा, ऊपर की दिशा में कितना लग रहा है?
अब क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको भी n1 मान लो, क्योंकि बराबर है तो इसको लिख दोगे 2n1 साइन थीटा बराबर mg। यहाँ से फिर n1 निकाल सकते हो, n1 बराबर mg अपॉन 2 साइन थीटा। तो इस तरह से हम नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लेंगे। अब थीटा ईटा दिया होगा तो फाइंड आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल लग जाएगा ना। मतलब ऐसे किसी वेज के ऊपर बॉल रख दें तो इस पर नॉर्मल फोर्स देखना चाहें तो वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चलो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हम लोग अब ज़्यादा सवाल पे नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि ऐसे कोई एक दीवार है और ये ज़मीन है, ये दीवार है ऐसे, और यहाँ कोई सीढ़ी टिका दो। सबने सीढ़ी टिकाई होगी दीवारों पर, सबने टिकाई होगी। तो आपसे कहा जाए अच्छा सर अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन किधर निकालेंगे, क्योंकि देखो इसमें हमको कन्फ्यूजन हुआ था क्या, बात को समझना। इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, हमें पता था कि इधर ही लगेगा, हमें पता था कि इधर ही लगेगा। जब हम ऐसे पढ़ रहे थे इसमें कोई कन्फ्यूजन, संपर्क सतह ये है तो इधर लगेगा। जब हमने ऐसे रखा सरफेस को तो ऐसे रखा था, संपर्क सतह ये है तो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन अब स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें देखो कोई संपर्क, ये सीढ़ी का ये कोई संपर्क सतह ही नहीं, सतह ही नहीं, पॉइंट है, बिंदु है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ आ जाए तो हमें ये देखना होगा कि किसके दोनों तरफ सरफेस है। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें ये मान लो, तो दोनों तरफ सरफेस है, यहाँ भी दोनों तरफ है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इधर भी सरफेस, इधर भी सरफेस, इस वाली बॉडी का भी सरफेस, इस वाली बॉडी का भी सरफेस। दोनों बॉडी के सरफेस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दोनों ओर नहीं है तो हमें उस वाले सरफेस को लेना है जिसके दोनों तरफ सरफेस है। जैसे ये जब भी ऐसा रहेगा तो जिसके दोनों तरफ सरफेस होगा उसके लंबवत यानी उसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये नॉर्मल, ऐसे इसके है तो ये नॉर्मल। इसी तरह से मान लो ऐसे रखा है और यहाँ ऐसे सीढ़ी रख दें तो अब फिर कन्फ्यूजन। अब क्योंकि दीवार दोनों तरफ नहीं है, लेकिन ये सीढ़ी तो है ना दोनों तरफ, तो सीढ़ी के लंबवत लेंगे तो ये नॉर्मल फोर्स। अच्छा ये नॉर्मल फोर्स इधर ही लगेगा, बात समझ में आ रही है ना। ये नॉर्मल फोर्स की इस वाली तो दोनों तरफ सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, इसके ये वाली सीढ़ी दोनों तरफ है तो उसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से लेंगे। फिर कभी कभी मान लो हम एक सीढ़ी को इधर टिका दें, एक सीढ़ी को इधर टिका दें। अब दोनों के दोनों तरफ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं, एक n1 है और एक n2 है, और तब इसके अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं n1 n2 की। मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी इस तरह से दिया होगा, जैसे अब इसके भी देखो दोनों तरफ नहीं है, इसकी भी दोनों तरफ नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का पॉइंट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें क्लियर नहीं होगा कि किधर नॉर्मल फोर्स लें, तो हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हैं n1 और n2, सॉल्व करेंगे, n1 n2 की वैल्यू निकालेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे। लेकिन अगर हमें सरफेस क्लियर है तो हमें एकदम क्लियर कट होता है इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, इसकी डायरेक्शन इधर 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 होगी। जैसे मान लो अगर हम कहें ऐसा सरफेस बनाएं, और ये मान लो बॉल रख दें ऐसे, तो इसका ये देखो दोनों तरफ सरफेस है तो ये होगा, इधर नॉर्मल होगा, ये इसके दोनों तरफ सरफेस है तो इधर नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो आपको हमें लगता है इस सब उदाहरणों से, सब कुछ से आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन हमें किधर लेनी है। बात समझ में आ रही है? बाकी क्वेश्चंस हम लोग और लगाएंगे। एक बार सारे फोर्सेस में समझा दूँ, नॉर्मल फोर्स, टेंशंस, स्प्रिंग फोर्स, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे और आएंगे। बहुत तरह के क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट मोशन, तमाम तरह से देखेंगे और सवालों को हैंडल करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मल फोर्स को कैसे लेना है। बच्चों एकदम ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना, वर्डों को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, एक एक चीज़ क्लियर होगी, कोई कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। बाकी आपकी अपनी मेहनत ही सब कुछ होती है, ये भी आपको पता है। बुक से पढ़ो, बाकी लेक्चर्स देखो, नोट करो, जितना हो सके घर पे पढ़ो, ओके। और हो सके तो ये चैनल को और बढ़ाने के लिए आप शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें टाइम पर, और लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय दो। बाकी मैं तो आपके लिए यहाँ हूँ ही,
बाकी कन्फ्यूज़न्स कोई भी होगी मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, हम सब मिलके मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। और बस इतना ही कहना था। आप अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को ख्याल रखो। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।